एक तो कागज दो तो। 10th का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का ये सर्किल है, जो कि लास्ट चैप्टर है। इससे पहले तमाम चैप्टर हम समाप्त कर दिए हैं। तो पार्ट 2 में और पार्ट 1 में इस चैप्टर के लिए बेस क्या है ये बतला दिए हैं, और बुक से ये थ्योरम साबित करना है। साबित करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका अर्थ ये हुआ, पहले इसको हम समझा ही देते हैं। जैसे एक वृत्त है, तो मान लेते हैं कोई वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र ये है। एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं, परिधि पर तो अनंत स्पर्श बिंदु न होते हैं। तो मान लो ये सी केंद्र वाला वृत्त है, ये स्पर्श बिंदु डी है। अब यहाँ से जाने वाली स्पर्श रेखा के बारे में बतला दिए हैं। वृत्त के परिधि के किसी एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, बतला दिया है ना। तो इस थ्योरम में है, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये जो वृत्त है तो कहीं पर हम बिंदु ले सकते हैं, लेकिन जहाँ भी लेंगे एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं सी केंद्र वाला वृत्त के बिंदु डी पर, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो डी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उसका नाम रख देते हैं ए बी। तो सी केंद्र वाला वृत्त के बिंदु डी पर एक स्पर्श रेखा ए बी है। तो इसमें कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का क्या अर्थ हुआ? कोई भी वृत्त हम लोग लेंगे तो वृत्त की परिधि का एक एक बिंदु, जो गिनती में अनंत बिंदु हैं, एक एक बिंदु में से कोई भी बिंदु ले सकते हैं, और एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना ऐसी बात। तो इसमें साबित क्या करना है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लेते हैं सी केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसके बिंदु डी पर, यानी इस वृत्त की परिधि के बिंदु डी पर स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। तो साबित ये करना है, इस स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा ना, रेडियस। तो इसमें जो साबित करना है, स्पर्श देखो तो ये सी डी त्रिज्या को हम लोग कह सकते हैं स्पर्श बिंदु डी से गुजर रहा है। अगर यहाँ पर कोई बिंदु हम लोग मान लो एम ले लेते हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या हो गया एम सी। तो ये कह सकते हैं ना, ये त्रिज्या वृत्त के स्पर्श बिंदु एम को एम से गुजरता है, क्योंकि परिधि का हर एक बिंदु स्पर्श बिंदु होता है और हर एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें साबित करना है, वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु ले लेंगे तो उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या, जैसे यहाँ एम सी गुजर रहा है, यहाँ त्रिज्या एम सी को हो या सी एम, यहाँ कहेंगे त्रिज्या सी डी या डी सी, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु डी जो कि स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु डी से गुजर रही है ना ऐसी बात। तो साबित ये करना है, जो बिंदु डी से जो ये त्रिज्या गुजर रही है, साबित कीजिए स्पर्श रेखा ए बी पर ये त्रिज्या लंब है, या इस त्रिज्या पर जो त्रिज्या स्पर्श बिंदु डी से गुजरता है सी तक, है ना। परिधि के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्याओं की संख्या भी तो अनंत है। ये त्रिज्या है, तुमको परिधि के बिंदु डी से सी तक की दूरी है,
सब त्रिज्या की दूरी समान ही होती है, लेकिन कह सकते हैं केंद्र से या तो परिधि के किसी बिंदु को मिला दो तो वह सरल रेखा त्रिज्या कहलाएगी, या परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दे तो वही सरल रेखा त्रिज्या कहलाएगी। तो जैसे इसका नाम m रखते हैं तो कहेंगे ये त्रिज्या वृत्त की परिधि के किस बिंदु से गुजर रहा है, तो m से गुजर रहा है c तक, परिधि के किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो थ्योरम के अनुसार अब एक बार और सुन लो, वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त का अर्थ हुआ ये परिधि वृत्त का निर्माण कर रहा है, तो परिधि के किसी बिंदु पर, इसका अर्थ ये हुआ। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त के बिंदु D पर स्पर्श रेखा AB है, तो स्पर्श बिंदु D हो गया, और D से देखो त्रिज्या DC गुजर रहा है। तो साबित क्या करना है, ये त्रिज्या या तो AB पर लंब है या AB इस त्रिज्या पर लंब है। बात है बराबर है। जैसे लंब किसको कहते हैं, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। टेढ़ी नहीं, ये टेढ़ी खड़ी है, ये सीधी खड़ी है, फिर ये टेढ़ी खड़ी है। तो जब एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो खड़ी रेखा को लंब कहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति कर देंगे तो अब खड़ी रेखा ये हो गया। यानी जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं, और पहली सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा पर लंब कहते हैं तथा दूसरी सरल रेखा को पहली सरल रेखा पर लंब कहते हैं, या दोनों सरल रेखा को एक दूसरे पर लंब कहते हैं। अगर हम इस रेखा को लंब मानेंगे तब ये आधार कहलाएगा, अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार कहलाएगा। तो अभी लंब वाली बात मतलब ये साबित करना है, जो स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ साबित करना है AB लंब है किस पर, DC पर, या CD लंब है AB पर। दोनों बात है ना बराबर है। AB कैसे लंब होगा CD पर, वो तो साबित करना है। क्यों नहीं होगा, फिर उसी चित्र पर आओ। एक सरल रेखा पर देखो, दूसरी सरल रेखा हम दिखलाए साइड से, अगर हम बीच में लेते हैं तो देखो, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच, तो यहाँ दोनों के बीच का अर्थ हो गया ये और इसके बीच, या ये पोर्शन और इसके बीच जब सीधी खड़ी होगी तब तो दो ओर से बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो ये देखो तो इस पर लंब है, अगर ऐसे कर दे तो इस पर ये भी लंब हो गया 90 डिग्री का। ऐसे करो तो ये लंब हो गया, इस पर नहीं हो गया। तो सेम कंडीशन है। अगर हम ये साबित कर दे जो ये रेखा इस रेखा पर लंब है तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है, ये साबित करो। और जब ये 90 डिग्री साबित हो गया तो इसको इस पर लंब को या इस पर इसको लंब को हो पूरे को। बोलो और कोई डाउट है? तो क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है, समझ गया ना? तो इसको हम पहले भाषा में लिख देते हैं इतनी बात को। इस थ्योरम को हम लोग कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, तो जो बातें दी हुई रहती हैं उसी के बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पर है वृत्त के किसी बिंदु पर, तो कोई वृत्त मानेंगे तो वृत्त तो हमेशा केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो लिखे हैं, माना कि वो केंद्र वाला वृत्त की परिधि पर, वो केंद्र वाला वृत्त की परिधि ये हुआ पर कोई स्पर्श बिंदु C है, ये C स्पर्श बिंदु है जिससे स्पर्श रेखा AB गुजर रही है। इस स्पर्श बिंदु से जो रेखा गुजरेगी ये AB रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी, तथा त्रिज्या CO, ये त्रिज्या CO जो है स्पर्श बिंदु C से गुजरती है।
तो परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ सी से ओ की ओर गुजरती है, ओ पर मिलती है। परिधि के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या सी ओ कहाँ से गुजरती है? वृत्त के बिंदु सी से, यानी परिधि पर स्थित बिंदु सी से गुजरती है। यह लिखें तो हमें साबित करना है कि ए बी लंब सी ओ, यानी ये ए बी लंब जो है इस सी ओ पर है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये इस स्टाइल में देखो तो ये हो गया ए बी, ये जो है सी ओ पर लंब है। देखो तो है ना, वास्तव में ये पूरी सरल रेखा नीचे की ओर आ रही है, तो सरल रेखा है यानी लंबवत है। तो ये रेखा भी तो इस रेखा पर लंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इतनी रेखा इस पर लंब है, इतनी रेखा इस पर लंब है, और दोनों तो एक ही सरल रेखा है। तो ये साबित कर दो कि या तो ए बी लंब है सी ओ पर, या ओ सी लंब है ए बी पर। बात है बराबर है, वही बात यहाँ लिख दिए हैं। इसमें बनावट की आवश्यकता होगी, तो बनावट में ये ए बी सरल रेखा पर बिंदु ओ से कोई सरल रेखा खींचो। तो बनावट वाली बात में टूटी हुई लकीर दिखाते हैं। तो चलो एक ये ले लिए, दूसरा इधर से लो, एक और ले लो। अनंत रेखाएं ले सकते हैं, तो दो दाएं से दो बाएं से दिखला दो। थोड़ा बड़ा हो गया। केंद्र से हम लोग मतलब ए बी पर एक सरल रेखा खींचे, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी बनावट में हम लोग ए बी स्पर्श रेखा पर केंद्र ओ से ओ जी, ओ एफ, ओ ई एवं ओ डी रेखाएं खींचे अपने ओर से। तो बनावट में क्या लिखेंगे? जो ए बी स्पर्श रेखा पर, इसको हम भाषा में लिख देते हैं। तो बनावट में लिख दिया है ए बी स्पर्श रेखा पर केंद्र ओ से ओ जी, ओ एफ, ओ ई, ओ डी, ओ जी, ओ एफ, ओ ई, ओ डी खींचे केंद्र ओ से। इतनी बात लिख देने के बाद अंत में चाहिए हमें प्रूफ। तो प्रूफ हम इसको उतार लो, प्रूफ बतलाते हैं। अब देखो प्रूफ, एक बात और, जैसे ओ जी रेखा ए बी पर खींचे, तो ये ओ जी रेखा वृत्त की परिधि को, ये जी है तो इस बिंदु को जी डैश मान लिए, जी डैश पर काट रही है। ओ एफ रेखा परिधि को एफ डैश पर काट रही है। फिर ओ ई रेखा परिधि को ई डैश पर काट रही है। ओ डी रेखा डी डैश पर काट रही है। समझ गया? तो प्रूफ में यहाँ वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। अगर एक त्रिज्या 5 इंच का होगा तो तमाम त्रिज्या 5 इंच का न होगा। तो इसमें देखो ओ जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ ओ जी पूरी लंबाई को ओ जी1 प्लस जी1 प्लस जी1 जी, यानी ये पूरे लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं ओ जी1 प्लस जी1 जी। समझो बात को। ओ जी डैश जोड़, यानी इतना जोड़ इतना, ओ जी डैश जोड़ जी डैश जी लिख सकते हैं, बराबर ओ जी डैश। ये क्या है? ये त्रिज्या है, मतलब ओ जी डैश ये त्रिज्या है। आर ओ एफ डैश ये भी त्रिज्या हो गया। ओ सी ये भी वृत्त की त्रिज्या। ओ ई डैश ये भी वृत्त की त्रिज्या आर। ओ डी डैश ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ऐसी बात। तो अब वैल्यू ओ जी डैश, ये ओ जी डैश ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तो आर प्लस जी डैश जी, ठीक है।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद आ जाओ, ओ एफ को हम लोग क्या लिखेंगे? ओ एफ को लिखेंगे, ओ एफ को हम लोग ओ एफ डैश जोड़ एफ डैश एफ लिखेंगे। इतना जोड़ इतना बराबर पूरा, तो ओ एफ बराबर कितना हो गया? ओ एफ डैश प्लस एफ डैश एफ, एफ डैश एफ, ओ एफ डैश क्या हो गया? ओ एफ डैश, ये तो त्रिज्या आर है, आर प्लस एफ वन एफ, ये हो गया समीकरण 2। फिर आ जाओ, ओ सी तो आर के बराबर ही है ना, ओ सी बराबर आर, ये हो गया समीकरण 3। फिर ओ ई, तो ओ ई बराबर ओ ई डैश प्लस ई डैश ई, ओ ई डैश प्लस ई डैश ई। अब ये देखो, ये हो गया तुमको ओ ई डैश, ओ ई डैश, ये तो त्रिज्या है, ये आर हो गया, इसको लिखेंगे ना आर प्लस ई डैश ई, ई डैश ई। अंतिम ओ डी, तो ओ डी बराबर हो गया ओ डी डैश, ओ डी डैश प्लस डी डैश डी, डी डैश डी। तो ओ डी डैश, ओ से डी डैश तक की दूरी त्रिज्या यानी आर, आर प्लस डी डैश डी। ये समीकरण 4 हुआ, ये समीकरण 5 हुआ। अब सभी समीकरण पर ध्यान दो, ये ओ सी जो है यानी ओ सी बराबर आर, इसके बाद ओ सी छोड़ करके ओ एफ यानी ओ एफ, ओ एफ में आर में कुछ जोड़ा हुआ है यानी कुछ लंबाई जुटा हुआ है ना। मान लो 21 सेंटीमीटर, ये आर का मान 4 सेंटीमीटर है, तो ये 21 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये ओ एफ जो है ओ सी से बड़ा है, यानी ओ एफ जो है ये ओ एफ बराबर होगा इतना दूरी, ये फालतू है यानी ओ सी से बड़ी ओ एफ रेखा है, इसी तरह ओ सी से बड़ी ओ जी रेखा है, क्योंकि ओ सी बराबर आर, यहाँ ओ जी डैश बराबर आर, इतना फालतू है। सेम कहानी इधर लो, ओ सी बराबर आर और यहाँ ओ ई डैश बराबर आर, ये ज़्यादा है यानी इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है। इसकी लंबाई देखो, ये है आर, तो यहीं तक आर है, ये भी एक्स्ट्रा है यानी ये रेखा इससे बड़ी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 से स्पष्ट होता है कि ओ सी सबसे छोटी रेखा है। ओ से हम अनंत रेखा भी खींचेंगे ए बी पर, तो सबसे छोटी रेखा वास्तव में ये त्रिज्या ही होगी। तो समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 से स्पष्ट है ओ सी बिंदु ओ से सबसे छोटी दूरी है सी तक के लिए। 1 मिनट, सबसे छोटी दूरी है, जबकि इसको छोड़ करके जो भी खींचेंगे वह ओ सी से बड़ी दूरी होगी ए बी सरल रेखा तक के लिए, है ना इसी बात। तो इसमें तर्क देना होगा। हम जानते हैं कि अब देखो ए बी कैसी सरल रेखा है, ए बी सरल रेखा पर ये ओ बिंदु नहीं स्थित है, ए बी सरल रेखा से तो बाहर है। तो इससे ठीक पहले वाला पार्ट में कि पार्ट 1 में ही हम बतला दिए हैं ये थ्योरम, जो साबित करे कि किसी भी सरल रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी सरल रेखा लंब होती है। इसका मतलब ये ओ सी ए बी पर हम लोग जितना भी खींचे हैं और करोड़ों अरबों खींचेंगे तो इसमें सबसे छोटी ओ सी होगी। इसका मतलब बाहरी बिंदु ए बी पर ओ से जो खींचा गया है तो ओ सी तो लंब है, साबित हो गया। तो इसको हम भाषा में लिख देते हैं। इसमें समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 से क्या स्पष्ट है लिख दिए हैं। इन समीकरणों से स्पष्ट है कि
AB सरल रेखा पर बाह्य बिंदु O से खींची गई सभी रेखाओं में OC सबसे छोटी रेखा होगी। OC सबसे छोटी है ना, साबित हो गया है। और फिर एक लाइन यहाँ पर लिख देना है, जो हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर बाह्य बिंदु से खींची गई अनंत रेखाओं में सबसे छोटी रेखा लंब होती है, इसलिए OC लंब AB होगा, OC AB पर लंब होगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? ठीक।